Hi, dear bankers. Welcome to EduTab. This is Jab, Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम मॉड्यूल डी के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स को एक ही क्लास में कंपाइल कर कर इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेशन को ध्यान से देखना बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं मॉड्यूल डी से रिलेटेड। फास्ट ट्रैक टू 50 जो लोग पहली बार सेशन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सेशन या ये जो सीरीज है फास्ट ट्रैक टू 50 ये इस एम के साथ है कि ये जो 25 लेक्चर्स आई एंड आईएफएस के आ रहे हैं इनकी मदद से यू आर एबल टू स्कोर एटलीस्ट 50 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट? सो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हियर, और शुड आई से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मोस्ट ऑफ देम, सारे तो नहीं बट मोस्टली जो कवर कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर किए हैं। और अगर आप इनको इस सीरीज को देखते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो जो कि इस जो बचा हुआ टाइम है आपका इसमें आपको प्रिपेयर करने में मदद करे, आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 मई को है और बहुत ज़्यादा टाइम अब उसमें नहीं बचा। तो इस गिवन टाइम में कैसे आप बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो स्ट्रैटेजिकली, उसके लिए ये कुछ कोर्सेज हैं। इसमें आपको कैप्सूल कोर्स मिल जाएगा जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस आपको हर एक मॉड्यूल से रिलेटेड मिल जाएंगे और आप अपने कन्वीनियंस पर देखकर कवर कर सकते हो। और इंडिविजुअली अगर आपको चाहिए तो भी मिल जाएगा अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए चाहिए। इसके अलावा सुपर क्रैश कोर्स है अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। बट इनके एग्जैक्ट फीचर्स क्या है, किस बारे में है ये कोर्स, इसके बारे में हम लेक्चर के एंड में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? देखो, एक तो ये घड़ा याद रखो, ये घड़ा आज के पूरे सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस घड़े का नाम चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस वाले घड़े का नाम है म्यूचुअल फंड्स। पता है ना म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड कि मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं। अब ये 100 रुपए को अगर मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने जाऊंगी, इसकी वर्थ कुछ ज्यादा नहीं है। ये 100 के 1 लाख भी हो जाए तो भी ज्यादा से ज्यादा मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगी, थोड़ी सी मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूंगी, है ना, या और किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दूंगी, बैंक की एफडी में रख लूंगी। बट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो मैं नहीं कर सकती। और अगर मैंने बहुत डाइवर्सिफिकेशन करी, अगर मान लो 5 जगहों पर अलग अलग मैंने पैसा रखा, तो मैं सिर्फ 20-20 हज़ार ही, तो अगर 1 लाख भी है ये, तो 20-20 हज़ार ही मैं अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर पाऊंगी। वेर एज 100 रुपीज़ है अगर, तो 20-20 रुपए, है ना, तो विच इज़ वेरी लेस। यही चीज़ अगर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, लेट्स से मेरे जैसे 10,000 लोग या 50,000 लोग आ गए और उन्होंने मिलकर 100-100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, दीज आर 50,000 पीपल इन्वेस्टिंग 100 रुपीज ईच। अब कितना हो गया? अब ये हो गया 5,000,000,000। ठीक है, कितने जीरोस हो गए? ये 50 लाख। अब ये कुछ अमाउंट बना है ना। अब अगर इसको एक पूल में डालें, ठीक है, जिसे स्टार्ट किसने किया था? इस घड़े में डालें। इसे स्टार्ट किया था एक स्पॉन्सर ने। जिसने इस म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया था उसका नाम है स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर के इस घड़े में डाल दें और इस घड़े में जब 50 लाख आ गए, अब ये पैसा जो है मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट होगा, चाहे कैपिटल मार्केट्स, चाहे अनदर म्यूचुअल फंड, चाहे और कोई भी टूल, इंस्ट्रूमेंट, डेट मार्केट, कहीं पर भी इन्वेस्ट होगा, बट इट विल फेच मी गुड रिटर्न्स। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल इंसान बैठा है इस फंड को मैनेज करने के लिए, जिसको फाइनेंस की नॉलेज है। ये 50,000 जो लोग हैं, हो सकता है इनको इतनी नॉलेज ना हो, लेकिन इस बंदे को पूरी नॉलेज है, नोन एज द फंड मैनेजर। So this is how mutual funds work. There is a sponsor who creates that mutual fund. There is a trustee जो कि हमारे पैसे का ख्याल रखता है म्यूचुअल फंड में. There is a fund manager जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा या उसके अंडर काम करता है. एंड ही मैनेजेस ऑल द फंड्स. उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है ना, कैसे वहाँ से रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है, चाहे इंडेक्स फंड्स हों, है ना, निफ्टी में पैसे डाल दिए एंड ऑल दैट। सो ये सारे काम जो है फंड मैनेजर करता है। जब इसमें रिटर्न्स आते हैं, ये 50 लाख के जब 1 करोड़ हो जाएंगे, तो घड़े में वापस ये जो है ये ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये 1 CR हो गया। तो अब जब मैंने 100 रुपए डाले थे, इंडिविजुअली 100 रुपए डाल के 200 होना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतने जब मैंने बड़े फंड्स डाले और उनको अलग अलग जगह पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, जिसकी वजह से मेरा रिस्क भी कम हो गया, एक्सपर्ट्स द्वारा हैंडल किया जा रहा था, तो वो चीज़ भी एक एडेड बेनिफिट हो गई। अब 1 करोड़ अगर ये हो गया, तो हो सकता है 100 रुपए के मुझे 200 रुपए इन रिटर्न मिल जाए। ठीक है, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। बट क्या ये हमेशा होता है? नहीं। म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये याद रखना है।
ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क, बट ओवरऑल इट इज़ अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट योर मनी। अलग अलग तरीके हैं, एस आई पीज लगा के आप कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने सैलरी में से कुछ पोर्शन जो है वो डल जाएगा मेरा म्यूचुअल फंड में, एस टी पी लगाकर या एस डब्ल्यू पी लगाकर। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक तरीके के म्यूचुअल फंड से दूसरे तरीके के म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना है। एस डब्ल्यू पी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, एक बार बल्क में 10 लाख रुपए डाल दिए, अब उसमें से वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे तो हर महीने पेंशन की तरह पैसे चाहिए। ठीक है, तो पूरे लाइफ या तो मैं अभी से 60 साल तक 10,000 रुपए इसमें डालती रहूं एस डब्ल्यू पी प्लान में, या फिर जब मैं 60 की हो जाऊं और मुझे रिटायरमेंट पे पैसा मिले, तो वो पैसा मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया और उस पे एस डब्ल्यू पी लगा ली। तो क्या हो सकता है, दोनों ही केसेस में मेरा जो पर्सनल घड़ा है वो काफ़ी भर जाएगा, और उसमें वो पैसा ऐसा नहीं कि एक ही दिन में निकल रहा है, वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट्स में, बट आई विल बी एबल टू विदड्रॉ अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ, जो कि कंपैरेटिवली लंबे टाइम चलेगा। अगर 1 लाख रुपए आप नॉर्मली निकाल रहे हो, है ना, आप एक साल के अंदर अंदर निकाल रहे हो, या 12 लाख रुपए आप एक साल में निकाल रहे हो, तो हो सकता है 1 लाख अगर आप डेली निकालो, हर महीने निकालोगे, तो आपके एक साल में मनी एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर आप एस डब्ल्यू पी में करते हो, क्योंकि मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है, चांसेस है कि वो पैसा ग्रो भी करेगा, तो हो सकता है कि अब आप 14 महीने 1 1 लाख रुपए निकालो, तो जाके आपके 12 लाख एग्जॉस्ट हो, यानी कि नेट रिटर्न्स जो हैं वो आपको 14 लाख के हो गए, प्रॉफिट ऊपर का 2 लाख हो गया। यू गेटिंग द आइडिया? सो दिस इज हाउ एस डब्ल्यू पी वर्क्स। एस आई पी बिल्कुल इससे उल्टा है, एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज एक ही फंड में आपने मतलब बेसिकली आपने ट्रांसफर करना है एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में, कैपिटल से हटके किसी और तरीके की म्यूचुअल फंड में, राइट? सो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जब हम देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, बट ये सब चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। सो म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज मेनी इन्वेस्टर्स। इट इशूज यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स को यूनिट्स के इशू करता है। फंड मैनेजर है जो कि इस पैसे को इन्वेस्टेड रखता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में। स्टॉक्स क्या है? इक्विटी। बॉन्ड इज व्हाट? डेट मार्केट, राइट? रिटर्न्स जो हैं दे आर शेयर्ड अमंग द इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर इन्वेस्टेड। तो इसके अलावा अगर फंक्शनिंग की बात करें, तो इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी, ठीक है, स्टेप्स हैं ये म्यूचुअल फंड के कि इन्वेस्टर्स पूल देयर मनी, मैनी पीपल गिव मनी टू द म्यूचुअल फंड, और फंड मैनेजर इस इन्वेस्टमेंट को, अलग अलग सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट को फर्दर इन्वेस्ट करता है। जो भी इनकम जनरेट होती है डिविडेंड घड़े में क्रिएट होता है, वो एग्जैक्टली प्रॉफिट या इनकम है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है यूनिट होल्डर्स के बीच में। जो यूनिट होल्डर्स हैं वो कौन है? जिनके पास म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हैं। मैंने अगर 100 रुपए डाले हैं, तो आई मस्ट हैव गॉट सम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अगेंस्ट इट, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। इसके अलावा वी हैव म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि इक्विटी टाइप की स्कीम है या डेट स्कीम है या फिर हाइब्रिड है, या और दो टाइप्स, ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड या अदर स्कीम्स। अब द थिंग विद दी स्कीम्स इज कि यहाँ पर ना आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाएंगे, जो कि अगर अभी मैं एक एक डिफाइन करने बैठूंगी तो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम, और ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज एनीवे हमें बहुत कुछ इसमें कवर करना है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने यहाँ पर ये पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर इक्विटी स्कीम्स, यानी कि वो स्कीम्स जहाँ पर हमने ओनरशिप बेची है अपनी, है ना, यानी कि जो कंपनीज है जब वो अपने शेयर्स इशू करती हैं, दैट मीन्स दे आर सेलिंग पार्ट ऑफ देयर ओनरशिप। तो ओनरशिप वाली जो स्कीम्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर्स में लग रहा है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड इक्विटी स्कीम्स। वो म्यूचुअल फंड्स जो कि कर्ज लेने वाली चीज़ों में पैसा डाल रहे हैं, ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल रहे हैं जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड डेट स्कीम। ठीक है, और इनकी अलग अलग टाइप्स हैं। तो मल्टी कैप है, तो मतलब लार्ज कंपनीज में, मिड कंपनीज में, एंड स्मॉल कैपिटल स्टॉक्स में, इन सब में पैसा लगा है कितना? 65%, यानी कि घड़े में अगर 100 रुपए हैं, तो 65 रुपीज जो है वो इन अलग अलग कंपनीज में लगे हैं, मिड, स्मॉल एंड लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड्स में 80%, यानी कि 80 रुपीज जो है वो लार्ज कंपनीज में लगा है। इसी तरीके से अलग अलग नाम है, और उनके आगे उनकी फीचर्स दिए हैं, परसेंटेजेस दिए हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से उठ के आ सकता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये जो टेबल है इसे अच्छे से याद करो, ठीक है। उसी तरीके से यू हैव डेट स्कीम्स, इसमें ये डायनेमिक बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड फंड
और बेसिकली ये या तो रेट्स के बेसिस पर डिफाइंड है, लोअर रेटेड बॉन्ड्स है ना, हायर रेटेड बॉन्ड्स, या फिर टाइम के बेसिस पर डिफाइंड है। तो ये अलग अलग नाम है, इनको भी आप याद कर लेना। गिल्ट फंड इज बेसिकली द वन जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा होता है। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होता है तो वो कभी कभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पब्लिक से पैसा उठाते हैं, या अलग अलग पार्टीज जो होती हैं इकोनॉमी में उनसे पैसा उठाते हैं, चाहे बैंक से हो गया, चाहे और पब्लिक से हो गया है ना, प्राइमरी डीलर से हो गया एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज देकर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देकर, गिल्ट्स देकर वो पैसा उठाते हैं, गवर्नमेंट पैसा रेज करती है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड इस तरीके की इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड गिल्ट फंड। ठीक है, और वो 10 साल तक का भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। फ्लोटर फंड जहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज होता रहता है। हाइब्रिड स्कीम्स में वो हैं जो कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं। कंजर्वेटिव अगर है तो मतलब डेट में आपका इतना पैसा लग रहा है, इक्विटी में कम लग रहा है। इक्विटी इज जनरली रिस्की, कंपनी का वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो आपको भी बेनिफिट होगा, लेकिन वैल्यू नीचे जाएगी तो आपको पूरा का पूरा लॉस भी हो सकता है। तो इन दैट केस डेट मार्केट्स जो है वो थोड़ी सेफ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, फिक्स्ड इनकम तो है ना कम से कम, राइट। So these are basically safer than the equity fund, and conservative hybrid basically नाम क्या होता है, conservative मतलब सेफ चलना है, ज़्यादा कुछ रिस्की या हाई प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं देखने। तो यहाँ पर इक्विटी में कम इन्वेस्टमेंट है, डेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। यही चीज़ अगर अग्रेसिव हाइब्रिड देखोगे, अग्रेसिव मतलब यू आर कीन ऑन मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, दैट मीन्स यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द इक्विटी मार्केट। ऊपर जाएगा तो गेन्स भी हाई होंगे, लेकिन अगर नीचे चला गया तो लॉस भी होगा। डेट फंड में यहाँ पर हम कम पैसा लगा रहे हैं। तो अग्रेसिव वो है जिसमें इक्विटी में ज़्यादा पैसा है, कॉन्जर्वेटिव वो है जिसमें डेट में ज़्यादा पैसा है। परसेंटेजेस यू विल हैव टू रिमेंबर। बैलेंस्ड मतलब दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल। डायनामिक मतलब एसेट्स एंड डेट में डायनामिकली किसी भी रैंडम तरीके से पैसा डाला है। मल्टी एसेट एलोकेशन मतलब 3 अलग अलग डिफरेंट एसेट्स में पैसा डाला है। आर्बिट्रेज का मतलब 2 अलग अलग मार्केट्स के बीच का प्राइस डिफरेंस एक्सप्लॉइट करके या प्राइस डिफरेंस को यूज करके प्रॉफिट्स बनाना। मैं दुबई गई, वहां से मैंने गोल्ड उठाया सस्ते दामों पर क्योंकि वहां पर चीपर रेट्स में अवेलेबल था, लेकिन मैंने इंडिया में आके बेच दिया जहां पर प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एसेट उठाया और उसका प्राइस डिफरेंस देखा दुबई मार्केट में एंड इंडियन मार्केट में, और उस डिफरेंस इन मार्केट को यूज करके मैंने प्रॉफिट्स कमाए। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज फंड जो है ये प्राइस डिफरेंसेस का इस्तेमाल करता है। देन यू हैव इक्विटी सेविंग्स, जहां पर मिक्स ऑफ इक्विटी, आर्बिट्रेज एंड डेट होता है। इसके अलावा जो सिचुएशनल बेस्ड है वो है रिटायरमेंट फंड एंड चिल्ड्रंस फंड। और इंडेक्स फंड वो होते हैं जिसमें कि आपकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके ना वेटेड एवरेजेस हैं। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें, लेट्स से टॉप 100 परफॉर्मिंग कंपनीज, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज या लार्जेस्ट कंपनीज, उनका एवरेज निकाला जाएगा। सो बीएससी का जो इंडेक्स है, वेटेड एवरेज इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स, राइट। एनएससी का इज कॉल्ड निफ्टी। अगर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स या लार्जेस्ट बैंक्स के अगर इंडेक्सेस की बात करूं, दैट इज कॉल्ड बैंक निफ्टी। तो ये क्या है, ये सब इंडेक्सेस हैं। अब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इस इंडेक्सेस में पैसा लगाता है इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स, एनी कंपनी, वो इस इंडेक्स में एवरेज पे ही पैसा लगा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स फंड्स। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि एक और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है। समझ रहे हो, ये मेरा घड़ा है, इस घड़े के पैसे मेरे फंड मैनेजर ने एक बड़े घड़े में लगा दिए, राइट। सो दूसरा जो आपका म्यूचुअल फंड है, दैट इज योर अंडरलाइंग एसेट बेसिकली हियर। तो इस तरीके से अलग अलग फंड्स हैं, इनको प्लीज अच्छे से पढ़ना और याद करना, इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर आ जाता है कि सुपरवाइज कौन करता है। देखो, आरबीआई इज द सॉरी सेबी इज द मेन रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड्स मार्केट। सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है। वो यहाँ पर भी सारी रेगुलेशंस, रूल्स, मॉनिटरिंग, सुपरविजन ये सब देखता है। फेयर ट्रीटमेंट हो इन्वेस्टर्स की, ये कोशिश करता है। इसके अलावा देयर इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो एएमएफआई क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो कि 1995 में स्टार्ट करी गई ताकि म्यूचुअल फंड की प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्रूव करी जा सके। गवर्नमेंट, आरबीआई एंड रेगुलेटर्स को रिप्रेजेंट करता है ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट में। एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करता है म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए।
इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करता है और रिसर्च वर्क करता है कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। देन यू हैव न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर का मतलब, जैसे आईपीओ होता है ना, आईपीओ किस में होता है? आईपीओ होता है आपके स्टॉक मार्केट के केस में। सो स्टॉक्स के केस में देयर इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, म्यूचुअल फंड्स के केस में देयर इज न्यू फंड ऑफर। सो डेट एंड बैलेंस्ड फंड्स अगर हैं, तो न्यू फंड ऑफर मतलब जब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड अपनी कोई नई स्कीम निकाल रही है, दैट इज न्यू फंड ऑफर। सो डेट एंड बैलेंस्ड फंड्स अगर हैं आपके, तो 20 करोड़ तक का आपके पास कलेक्टेड अमाउंट होना चाहिए। अगर और कोई स्कीम है तो मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट हर 6 महीने में आपके पास 20 करोड़ के मेंटेन्ड होने चाहिए इन डेट स्कीम्स। ठीक है जी। तो हमने जो अलग अलग टाइप्स ऑफ फंड्स किए, उसमें कितने एसेट्स मेंटेन करके रखने हैं उसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दे दिया है। और इसके अलावा बाइंग एंड सेलिंग, देखो 15 दिन के अंदर, 15 दिन तक तो ये न्यू फंड ऑफर ओपन रहता है। ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है, नए इंस्ट्रूमेंट, अपना नए यूनिट्स खरीदने हैं, है ना। तो आप जैसे आईपीओ में कुछ टाइम दिया जाता है ना कि अच्छा अब आईपीओ खुला है, किसी ने पैसा डालना है तो डाल लो। जिस दिन बंद हुआ और चढ़ गया, लिस्ट हो गया स्टॉक, फिर डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली स्टॉक की वैल्यू क्या है। सिमिलरली एनएफओ 15 दिन के लिए खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, एंड देन द एक्चुअल प्राइस विल बी डिसाइडेड। बाइंग एंड सेलिंग उसके बाद विद इन 5 डेज स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये पूरे इसकी डिटेल्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दो मेथड्स हैं टू कैलकुलेट म्यूचुअल फंड्स, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। ये जो घड़ा था मेरा, ये 5 लाख का था, है ना। इसकी करंट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, कितने पैसे डाले थे, लेट्स से 5 लाख, 50 लाख डाले थे मुझे याद है, लेकिन अभी हम बोलेंगे कि 5 लाख डाले थे। ठीक है, एक जीरो हटा दो। लेट्स से वो 7 लाख बन गए। तो इस केस में करंट वैल्यू कितनी है, 7 लाख, इनिशियल वैल्यू 5 लाख, माइनस आई मीन डिवाइड बाय 5 लाख। ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करोगे, दिस विल गिव यू 40%। सो दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड। जब आप 1 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यही अगर आप मोर देन 1 ईयर कर रहे हो, तो आपको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनुअलाइज्ड रिटर्न मेथड। इसमें जो करंट वैल्यू है, जो कि 7 लाख है, डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी, जो कि 5 लाख थी। लेट्स से मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 7 डिवाइड बाय 5, ये जीरो जीरो लगा लेना, है ना। और 1 अपॉन, लेट्स से 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, -1। सो वट एवर अमाउंट आई विल गेट हियर, वट एवर परसेंटेज आई विल गेट हियर, दैट विल बी माई एनुअलाइज्ड रिटर्न। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की कितनी वैल्यू है एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। ठीक है। सो एनएवी इज द फंड्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका एक तरीके से इंडिकेटर है ये बताता है प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। इट शोज द वैल्यू ऑफ फंड्स एसेट आफ्टर रिमूविंग एक्सपेंसेस। सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ स्कीम माइनस खर्चे अपॉन टोटल यूनिट्स इशूड। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इशूड। इन सबको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास एनईवी आ जाती है। सो टोटल मार्केट वैल्यू, हमारा जो एग्जाम्पल था वो कितनी थी, मार्केट वैल्यू लेट्स से 7 लाख हो गई स्कीम की। एक्सपेंसेस, खर्चे कितने थे, लेट्स से कि वो जो फंड मैनेजर था जो इस फंड को चला रहा था, उसने अपना 1 लाख रुपए डिडक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब एक्चुअल नेट वैल्यू कितनी रह गई, नेट वैल्यू रह गई 6 लाख रुपए। इसको डिवाइड किससे करना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स थे, कितने यूनिट्स इशू किए थे। सो लेट्स से 50,000 यूनिट्स इशू किए थे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, है ना, वो जो भी आएगा दैट विल गिव यू योर एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब ये जो एनएवी है ना, इसको लेकर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो ये डेली पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, डेली, एक्सेप्ट फॉर फंड्स ऑफ फंड्स। अब नॉर्मल फंड्स के केस में तो आपको डेली 9 बजे तक रात के अपना एनएवी पब्लिश करना है। कहाँ कहाँ पर, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में एंड एएमएफआई की वेबसाइट पर एंड म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर। इन तीनों जगह पर आपको पब्लिश करना है अपना नेट एसेट वैल्यू। लेकिन अगर आप ऐसे फंड हो जिसने पैसा किसी और फंड में लगाया हुआ है, फंड ऑफ फंड, तो आपको थोड़ा सा टाइम की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब आप अगले दिन 10 बजे तक ये इशू कर सकते हो, क्योंकि पहले ये वाला बेचारा 9 बजे तक अपना पब्लिश करेगा, 9 PM तक रात के। उसके बेसिस पर आप अपनी एनएवी कैलकुलेट करोगे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर म्यूचुअल फंड। सो इन दैट केस 10 AM इज द टाइम गिवन टू यू। नाउ इंडेक्स फंड्स के केस में राउंड ऑफ अगर करना है, अब देखो एनएवी की वैल्यू ना डेसिमल में आएगी। हमने भी जो कैलकुलेशन करी, इट वो 6 lakhs अपॉन
50,000, दैट मीन्स 60/5 जो है आएगा, और ये डेसिमल में आएगी। तो अगर वैल्यू जो है ये ऐसे आ गई 5.67132, अब आप इसको ऐसे थोड़ा ना लिखोगे, है ना? आपको अगर इंडेक्स फंड है या डेट लिक्विड मार्केट फंड्स हैं, तो उस केस में 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस को आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो 3 है यहाँ पर, और इसके आगे वाला डिजिट क्या है? 2, यानी कि 5 से कम है ये डिजिट। दैट मीन्स इट विल रिमेन 5.6713। अगर ये 8 होता तो ये हो जाता 5.6714, ठीक है, क्योंकि इसका अगला डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा है। अगर यही चीज इक्विटी एंड बैलेंस फंड्स के लिए करनी है तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। देन व्हाट इज इंश्योरेंस? ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, अब इस पे आ जाते हैं। तो इंश्योरेंस इज अगेन एक घड़ा जिसमें मैं पैसा डालती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डर है, आई एम स्केर्ड। क्यों हूँ मैं स्केर्ड? कि अगर मेरी बिल्डिंग में आग लग गई तो, है ना, मेरे घर में आग लग गई तो मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उस डर से जूझने के लिए क्या किया, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गई और मैंने कहा कि आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो क्या कि अगर कल को मेरे घर में आग लग गई तो आप मुझे पैसे दोगे? तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है, दे तो देंगे, लेकिन वाई वाई शुड वी डू दैट? मैंने कहा क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लो ना प्रीमियम, मैं आपको हर साल प्रीमियम पे करती हूँ। अगर आग लग गई तो ठीक है, कवर दे देना, और अगर नहीं लगी तो प्रीमियम रख लो फिर। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उनकी आंखों में तारे चमक गए, क्योंकि probability of getting fire, that is very less, but the premium you are getting is high. So insurance is basically a contract between two parties, जहाँ पर एक पार्टी जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि भाई अगर तुम्हें कोई लॉस हुआ तो मैं उसे कॉम्पनसेट करूंगा। कॉम्पनसेट इज द की वर्ड हेयर, कॉम्पनसेट। ठीक है, जितना लॉस है उतना ही मिल जाएगा फॉर फाइनेंशियल लॉसेज ऑफ द इंश्योर्ड। मैं इस केस में इंश्योर्ड हूँ, द कंपनी दैट इज इंश्योरिंग मी दैट इज द इंश्योरर। ये एक प्रीमियम के अगेंस्ट किया जाता है, और ये जिस कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है इस चीज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। लॉसेस हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इंश्योरेंस एक तरीके से मदद करती है लोगों की एक पूल क्रिएट करने में। अब ऐसे अकेला मैंने तो प्रीमियम डाला नहीं है, मेरे जैसे 50,000 लोग और होंगे, उनमें से किसी एक के घर में आग लग भी गई तो ये प्रीमियम का इतना अमाउंट यहाँ पे भर गया है कि वो छोटा सा अमाउंट से पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको हम वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, कि भाई अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रही हूँ और मैंने अपने इंश्योरर को यही नहीं बताया कि मुझे तो बीपी भी हाई रहता है ना, मुझे तो मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, मुझे डायबिटीज़ भी है ना, ऐसी चीज़ें मैंने अगर बताई ही नहीं और इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली हेल्थ की, और कल को मुझे कोई प्रॉब्लम आई एंड देन दे गेट टू नो माई हिस्ट्री, तो ये पूरा क्लेम जो है ये वॉइड हो जाएगा, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। सो वेन एवर यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, आपको सारा का सारा ट्रूथ जो है वो डिस्क्लोज करना है उस चीज से रिलेटेड, तभी आपका क्लेम जो है वो बिल्कुल आपको सेफ गार्ड कर पाएगा इन टाइम्स ऑफ लॉसेस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए पैसा ले सकती हूँ जिनमें मेरा कोई फाइनेंशियल या इमोशनल कनेक्शन है। मैं अपने पड़ोसी के मामा के बेटे के भतीजे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकती, बट आई कैन टेक इट फॉर माई पेरेंट्स, आई कैन टेक इट फॉर माई स्पाउस, आई कैन टेक इट फॉर माई चिल्ड्रन। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए या फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए किसी तरीके की। अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले सकती हूँ, पड़ोसी के घर के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सकती। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है हमेशा इस्टेब्लिश होना चाहिए। इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, सिर्फ वो कॉम्पनसेट किया जाएगा। मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अपनी कार को सिक्योर कराया 5 लाख रुपए के लिए, ठीक है, अब कल को मेरी गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया, विंडशील्ड टूट गई या एनीथिंग, है ना, तो 1 लाख का मुझे प्रॉब्लम हुई, तो 1 लाख मुझे वापस दे दिया जाएगा। यहाँ पर मैं 5 लाख नहीं मांग सकती कि मैंने तो 5 लाख की इंश्योरेंस लिया, ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख मैं ले लूँ और 4 लाख मेरी पॉकेट में प्रॉफिट, दैट इज डजेंट हैपन। तो जितना एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस है उतना ही इंश्योरेंस मिलेगा। एंड लाइफ के केस में ये स्टैंड ट्रू नहीं होता, बिकॉज लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब लाइफ की वैल्यू, ये बहुत इट साउंडेड वेरी रॉन्ग, बट व्हाट आई मेंट टू से इज कि लाइफ जो है इट इज़ वेरी प्रीशियस, इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसीलिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें हम पहले ही अमाउंट डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि अरे उस एक एक्स वाई जेड पर्सन की डेथ हो गई और उसकी लाइफ की वैल्यू तो
इतनी थी, उसको उतना कॉम्पनसेट कर दिया उसकी फैमिली को, है ना? उसमें एक्चुअल लॉस आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उसमें अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है पहले ही। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बताता है कि आफ्टर द इंश्योरेंस कंपनीज पेज द इंश्योर्ड, एक बार इंश्योरेंस क्लेम हो गया और पेमेंट हो गई क्लेम की इंश्योर्ड को, इट कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पार्टी एट फॉल्ट। मतलब कि मान लो ए अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी टकरा गई एक ट्रक से, ठीक है, उस गाड़ी को लॉस हो गया, लेकिन ए ने इंश्योरेंस ले रखी थी। अब इसको इंश्योरेंस का अमाउंट जो है वो मिल गया, इसको क्लेम रिसीव हो गया, तो ये अपना खुशी खुशी घर जाए। अब इंश्योरेंस पार्टी इस बंदे से अमाउंट रिकवर कर सकती है, वो इसकी और इंश्योरेंस पार्टी की सिरदर्दी है, उसमें ए का कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मेरे पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं, 4-4 लाख की मेरे पास 2 पॉलिसीज़ हैं और मेरी गाड़ी को कुछ हो जाए जिसकी वज़ह से 2 लाख का नुकसान हो, तो मैं 2 लाख इससे 2 लाख इससे क्लेम नहीं कर सकती। 1-1 विल बी गिवन टू मी, राइट? सो द लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द कंपनीज़। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज़, यानी कि मेन डायरेक्ट मोस्ट इफेक्टिव कॉज़ ऑफ द लॉस ऑफ डैमेज विल बी कंसिडर्ड। फायर इंश्योरेंस ली है तो क्लेम तभी बनेगा अगर एक्चुअल कॉज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ फायर। ठीक है? तो ये एक बहुत बेसिक सा क्लॉज है, इसको आप एग्जाम्पल को देख लेना, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स जो कि आपको याद होने चाहिए। द इंश्योरर विल ओनली पे इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज इज कवर्ड इन द पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस ली है, उसके कुछ इंक्लूजन्स है कि हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी तो इंक्लूड कर लेंगे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर मिल जाएगा। लेकिन पानी की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे मतलब समथिंग इंटायरली डिफरेंट हैपेंड, उस केस में क्लेम नहीं बन सकता, प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए। अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इंक्लूसिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और मतलब कोई भी इंसान, कोई भी सेक्टर पीछे ना छूट जाए किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में, तो इसीलिए माइक्रो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इसमें से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है। सो इंश्योरेंस बेस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दीज आर गवर्नमेंट लॉन्च्ड लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम्स टू सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि एक तरीके की लाइफ इंश्योरेंस है। 18 से 50 साल तक की उम्र के लोगों के लिए 2 लाख का कवर है डेथ ड्यू टू एनी रीजन का, एंड 436 पर ईयर जो है ये इसका प्रीमियम है जो जाता है पर एनम, है ना? सो इट्स वेरी लेस प्रीमियम। पहले ये कम था, 330 था, अब थोड़ा सा बढ़ा के इसको 436 कर दिया है। कवरेज पीरियड जो है 1 जून टू 31 मई है, इसको एनुअली रिन्यू करना पड़ता है। आधार इस प्राइमरी केवाईसी इन दिस केस, एलआईसी एंड और भी लाइफ इंश्योरेंस जो हैं इसको प्रोवाइड करते हैं। एंट्री 50 साल के बाद अलाउ नहीं करी जा सकती, लेकिन कवर जो है वो 55 साल तक चल सकता है। अगर इससे पहले उस सब्सक्राइबर 55 हो जाए और बैलेंस इनसफिशिएंट है, तो इन केसेस में जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। देन यू हैव प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 18 से 70 साल के लोगों के लिए। 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी कवर है, एंड 1 लाख का पार्शियल डिसेबिलिटी कवर है। प्रीमियम इसका सिर्फ 20 रुपये पर एनम है, एंड कवरेज पीरियड इज अगेन 1 जून टू 31 मई। कोई कवरेज फॉर डेथ फ्रॉम सुसाइड, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज नहीं है, यानी कि आप अपनी अगर किसी बेवकूफ़ी की वजह से अल्कोहल में गाड़ी चला रहे हो, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, या आपने सुसाइड करी है, या ड्रग अब्यूज़ है ना? तो अगर मतलब जो सब्सक्राइबर है उसने ऐसा कुछ किया है, उस केस में कोई क्लेम नहीं है। उसके अलावा इन सब चीज़ों का एक्सीडेंटल, फुल डिसेबिलिटी, इन सब का कवर है। आधार जो है इसका केवाईसी है, एंड पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये ऑफर करती हैं, और एनी अदर जनरल इंश्योरर टाइड अप टू द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस इसे ऑफर करता है। अब बात कर लेते हैं पेंशन की। पेंशन क्या होता है? अब ये एक और घड़ा है, सारे घड़े ही हैं, है ना? सारे फंड्स जहाँ पर भी आ गया, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, है ना? घड़े, फंड का मतलब घड़ा। एक स्पॉन्सर है जिसने ये शुरू किया, है ना? उसी तरीके से ट्रस्टी है जो पैसे का ख्याल रखेगा, एवरीथिंग, फंड मैनेजर एंड ऑल। सो पेंशन होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, जिंदगी भर हम जब काम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि आफ्टर रिटायरमेंट एटलीस्ट वी हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, फाइनेंशियली हमें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है पेंशन का। एक रेगुलर मंथली इनकम जो कि रिसीव होती है आफ्टर रिटायरमेंट, हेल्प्स टू कवर एक्सपेंसेस व्हेन अ पर्सन इज नो लॉन्गर अर्निंग अ सैलरी इन ओल्ड एज। तो इसमें दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है एक्यूमुलेशन स्टेज, जब मैं इस घड़े में पैसा डाल रही हूँ डाल रही हूँ डाल रही हूँ। एक होती है वेस्टिंग स्टेज, जब मैं पैसा निकालना मैंने शुरू कर दिया और मैं अपने आप को सिक्योर कर रही हूँ।
सो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं, तो 5 स्कीम्स हैं, उनके बारे में ब्रीफली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। दिस इज मैंडेटरी पेंशन एंड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। ईपीएफओ द्वारा मैनेज करी जाती है, 20+ एम्प्लॉयज है तो वहां पर लागू होती है। गवर्नमेंट गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इस पूरी तरह गवर्न करता है। यहाँ पर आपको एक यूएएन मिलता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, एक 12 डिजिट यूनिक नंबर है, हर एक एम्प्लॉय को असाइन होता है। वो मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट्स को लिंक करता है डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ, यानी कि कल को आप जॉब चेंज भी करोगे, यू विल हैव द यूएएन एंड इट विल बी ईजियर टू ट्रैक योर ईपीएफ अकाउंट। कौन करता है मैनेज? जिसे ईपीएफओ मैनेज करता है, और इसे सुपरवाइज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और इसमें फंड मैनेजर्स भी होते हैं, जो कि इस घड़े में जो बेचारे लोग पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा एक जगह नहीं रखा रह सकता ना, उसको इन्वेस्ट होना पड़ेगा ताकि वो पैसा ग्रो करे। तो इसलिए यहाँ पर भी फंड मैनेजर्स होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर्स, जो कि इस अमाउंट को बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, एंड सो दैट रिटर्न्स कैन बी गिवन टू यू वंस यू रिटायर। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके, बेसिक बाइफरकेशन जो है वो 3 होती है, यानी कि ईपीएफ में जो पैसा कटता है उसमें देखो, एक तो कंट्रीब्यूटर होता है एम्प्लॉय का, कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉय की, और एक होती है एम्प्लॉयर की। और जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है दैट इज स्प्लिट इनटू ये 3 चीजें। ईपीएस, दैट इज मंथली पेंशन जो मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट, उसमें जाता है। एडली, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जो एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। एंड ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दैट वर्क्स एज अ सेविंग स्कीम, बेसिकली इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है? देखो, इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, टैक्स फ्री है अभी तक भी, है ना, एग्जाम्प्ट 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 की कैटेगरी में आती है। लो रिस्क है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। एडली, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ एन एडेड बेनिफिट। और यूएएन मिलता है आपको, हर बार ईपीएफ अकाउंट नया खोलने की जरूरत नहीं है जब भी आप जॉब्स चेंज करो। पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। So a government saving scheme launched by National Savings Institute, safe and long-term investment options for individuals best suited for retirement savings. इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल तक का, एंड इसको 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड किया जा सकता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल। आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो, और आपको टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा। जो इंटरेस्ट अर्न होता है दैट इज टैक्स फ्री इन दिस एरिया, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 पर ईयर, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख पर ईयर। वो आप लमसम में भी कर सकते हो, हर महीने भी पेमेंट कर सकते हो। इंडियन सिटीजन हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, एनआरआई और एचयूएफ हो तो नहीं कर सकते। ऑल्सो वन मोर थिंग, पीपीएफ अकाउंट एक ही अलाउड है पर पर्सन। देन यू हैव एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या है? छोटे छोटे रेगुलर पेमेंट्स आप कर रहे हो, है ना। तो एन्युटी का मतलब है इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंडिविजुअल आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन ही मिल रही है, लाइक छोटे छोटे अमाउंट्स में मिल रही है। ठीक है, मतलब पेंशन इज एनी वे अ रेगुलर मंथली इनकम रिसीव्ड ओनली, है ना, तो ये अलग से कुछ नहीं है। एनुइटी इज बेसिकली पेंशन रिसीव्ड ओनली। ठीक है, अब अ, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पेंशन रिसीव हो रही है कि हर महीने जो भी मैंने एनुइटी स्कीम अपनी एक्सेप्ट करी है उस हिसाब से मैं पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन पैसा लमसम में डालना है या वो भी किश्तों में डालना है, दैट इज अपॉन योर डिस्पोजल, वो आप डिसाइड कर सकते हो। एन्युटीज बेसिकली इमीडिएट एन्युटी एंड डिफर्ड एन्युटी दो तरीके की होती है। इमीडिएट वाली एकदम से स्टार्ट हो जाती है जब आप बाय करते हो, मतलब आपने 10 लाख दिए, आज पे किए, और अगले महीने से आप उसमें से आपको अमाउंट मिलना स्टार्ट हो गया, दैट इज योर एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी मतलब आप पेमेंट डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, लेकिन आपने 60 साल के बाद उसको विड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है, so this is two types of annuities, and then you have National Pension Scheme. This is a government sponsored retirement saving plan for public, private and unorganized sectors. Unorganized sectors के लिए ये है, armed forces यहाँ पर excluded हैं, 18 से 70 साल तक के लोग ज्वाइन कर सकते हैं वॉलेंटरीली, एंड रेगुलर सेविंग्स का काम ये करती है, एंड स्पेशली पेंशन इनकम का काम करती है। तो एनपीएस में आपको पेंशन प्लस लमसम मिलता है एट रिटायरमेंट। 60% लमसम आप विड्रॉ कर सकते हो, एंड 40% जो है वो एनुइटी यानी कि मंथली पेंशन के रूप में आपको मिलता है। टीयर 1 अकाउंट्स होते हैं, इसमें 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो है उसमें मैंडेटरी है कि आपको विड्रॉल जो है रिस्ट्रिक्टेड है, एक बार रिटायर हो जाओ तब निकाल सकते हो।
लेकिन जो टियर 2 है उसमें वो एक तरह से सेविंग्स अकाउंट है, आपका जब मन करे आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। कौन मैनेज करता है? पीएफआरडीए इसे मैनेज करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा इसके फंड सारे मैनेज किए जाते हैं जस्ट लाइक एनी अदर पेंशन फंड, एंड फंड्स आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड इक्विटी। यहाँ पर आपको प्रान इशू होता है, जैसे वहाँ पे यूएएन था, यहाँ पर प्रान है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये भी एक यूनिक कोड है, 12 डिजिट आईडी, जो कि हर एक इंडिविजुअल को मिलता है। देन यू हैव अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे ड्राइवर्स, मेड, स्मॉल शॉप ओनर्स, पीपल विद वेरी लो इनकम, उनके लिए अलग से लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें मंथली पेंशन गारंटी करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय पीएफआरडीए। सो एज जो है यहाँ पर 18 से 40 साल है टू ज्वाइन। बैंक अकाउंट जो है मस्ट हैव अ सेविंग्स एंड पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स पेयर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो, मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ स्कीम। सिर्फ एक एपीवाई अकाउंट पर पर्सन अलाउड है। मंथली पेंशन 1000 की मिलेगी अगर टोटल कॉर्पस आपने क्रिएट कर लिया है 1.7 लाख का। उसी तरीके से 8.5 मिलेगी। 8.5 अगर आप कॉर्पस डालते हो तो 5000 की मंथली पेंशन मिलेगी। और ये बेसिकली आपको बता दिया कि कितने आप डालोगे पैसा और कितना आप विड्रॉ कर सकते हो। तो 60 ईयर्स तक आप पैसा डालते हो और गवर्नमेंट यहाँ पर आपको मिनिमम पेंशन गारंटी करती है। अगर रिटर्न्स कम पड़ गए तो गवर्नमेंट विल कवर इट फॉर यू। तो एक तरीके से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है ये, राइट? सो यू गेट योर कॉन्ट्रीब्यूशन बैक प्लस इंटरेस्ट, एंड नो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिटर्न अगर आपको ये 2016 से पहले रिसीव हुई है, ठीक है। अगर आप अर्ली एग्जिट का सोच रहे हो तो आपको ये याद रखना है। इफ सब्सक्राइबर डाइज बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज, पेंशन मिलने से पहले ही कॉपस था, अकाउंट था, सब कुछ था, बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो स्पाउस कैन कंटिन्यू द एपीवाई अकाउंट, ठीक है, जो पार्टनर है वो कंटिन्यू कर सकता है, या फिर जो फुल एक्यूमुलेटेड अमाउंट है दैट इज रिटर्न टू द स्पाउस और नॉमिनी। Your money is invested in fund managers, by fund managers like SBI Pension Fund, LIC Pension Fund and UTI Retirement Solutions. इन तरीके के जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं यहाँ पर। एंड अगर आपको चेंज करना है अपना पेंशन का अमाउंट तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वंस पर ईयर, राइट? तो इसके साथ ही आज का लेक्चर काफ़ी लंबा था, आई नो, बट ट्रस्ट मी इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे एग्जाम में जब आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज दैट आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टार्ट कैसे करना है, तो edutap.in पे जाकर जब आप कोर्सेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको ये जैप कोर्सेज दिखेंगे। इनको क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आओगे और यहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ पर आपको बैंकर्स कैप्सूल कोर्स दिख रहा है जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ABCD, 4 मॉड्यूल्स हैं, है ना, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कंपोनेंट में। RBWM में एक एक्स्ट्रा और है, बट हर एक मॉड्यूल की एक एक वीडियो जो है यहाँ पर आपको दिखेगी। 5 घंटे की, 6 घंटे की, 10 घंटे की, ऐसे वीडियोस हैं। बट सिंस एक ही वीडियो है तो मेंटल प्रेशर आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। अपनी कन्वीनियंस पे 2-2 3-3 घंटे लगा के वो वीडियो वॉच करो। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स पहले करो, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उनको बाद के लिए छोड़ दो, है ना, सीक्वेंस अपना ऐसे बनाओ। एंड इट विल हेल्प यू टू कवर अ लॉट ऑफ लाइक सिलेबस, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यहाँ से बहुत बढ़िया आ जाएगी। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे रिवीजन के लिए, PYQs, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। कोई इसकी डिटेल जाननी है तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो और ये अप्रैल 80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए ये वाले, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट कोर्सेज, कैप्सूल कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल। तो PPB, IEIFS, AFM, है ना, RBWM, ये इंडिविजुअल बैंकर्स कैप्सूल कोर्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। देन यू हैव सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स क्या है? आप लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना चाहते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैम, डिसिप्लिन अभी इतना मुश्किल है मेंटेन करना, खुद से शायद ना देखी जाए, लाइव कोर्स बता दो जिसमें हम फटाफट से क्लासेस अटेंड करें और हमारा काम डन हो जाए। तो सुपर क्रैश कोर्स इज द कोर्स फॉर यू। 24 क्लासेस होंगी यहाँ पर टोटल, 6 क्लासेस पर कंपोनेंट दी जाएंगी और 2.5 आवर्स की जो है पर क्लास होगी। अर्ली मॉर्निंग 2.5 आवर्स एंड इवनिंग, लेट इवनिंग 2.5 आवर्स। तो आपके ऑफिस के आवर्स बिल्कुल इसमें डिसरप्ट नहीं होंगे। ब्रोशर डाउनलोड करके आप डिटेल देख सकते हो इस कोर्स की, एंड अगेन कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो।
So these are all the courses available. And if you have any more queries regarding this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.